आज हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे खूंखार जासूसी संस्था मोसाद के बारे में। मोसाद इजराइल की एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी है और यह एजेंसी इतनी मजबूत और खूंखार है कि दुनिया के किसी भी देश में जाकर के किसी के घर में घुस करके मारने की क्षमता यह रखती है। तो यह जो मोसाद है यह इजराइल की एक केंद्रीय संस्था है। तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा परिचय ले लें इजराइल के बारे में। तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है वह मात्र 22,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है और उसकी जनसंख्या मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास है। अगर इसकी तुलना हम अपने देश भारत से करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसकी जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास है। वहीं अगर हम ईरान से इसकी तुलना करें, जिस ईरान के साथ इजराइल अभी युद्धरत है, तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है वह 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या कि भारत से वह आधा क्षेत्रफल में है और ईरान की जो जनसंख्या है वह करीब 9 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब क्या कि इजराइल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 1% भी नहीं है। मतलब क्या कि भारत से इजराइल मोटे तौर पर 150 गुना छोटा है। और जो है अगर ईरान से इसकी तुलना करें तो ईरान से यह 75 से 80 गुना जैसो छोटा है। तो इतना छोटा देश अगर है तो उसकी इतनी हैसियत कैसे है कि आज वह पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक चुका है। तो वह जो युद्ध की आग में झोंक चुका है उसका एक बहुत बड़ा ताकत यही मोसाद है। मोसाद जो है हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका पूरा नाम है हा मोसाद ले मोदी-इन ताफिकिदीन मेऊ हादिम। तो ये इसका पूरा नाम है, एक बार फिर सुन लीजिए, हा मोसाद ले मोदी-इन काफी दिन और मेऊ हादिम। इसका मतलब होता है कि खुफिया और विशेष अभियानों के लिए केंद्रीय संस्थान। तो ये मोसाद का पूरा नाम है और ये जो देख रहे हैं यह जो है मोसाद का लोगो है और इस पर जो ये लिखा हुआ है ये हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वह है कि अदृश्य को देखने के लिए और असंभव को संभव कर दिखाओ। ये इसका आदर्श वाक्य है, मतलब स्लोगन है, लोगों पर इसका लिखा हुआ है। अब है कि ये जो मोसाद हम लोग देख रहे हैं यह मोसाद जो है स्थापित कब होता है? मोसाद स्थापित होता है आपको 13 दिसंबर 1949 में, जबकि इजराइल आज़ाद हो चुका था 1948 में। मतलब क्या है कि अपनी आज़ादी के या स्थापना के ठीक 1 साल के बाद ही उसने मोसाद नामक जासूसी संस्था की स्थापना कर ली। और यह जो जासूसी संस्था की स्थापना की, ऐसी बात नहीं है कि मोसाद एक बिल्कुल नई संस्था के रूप में सामने आई। जब इजराइल एक देश के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, मतलब 1948 के पहले तक, तो यहूदियों का एक अपना जासूसी संस्था होता था जिसका नाम था हगाना। तो हगाना उसकी जो है जासूसी संस्था हुआ करती थी हगाना। हगाना भी एक हिब्रू शब्द है, इसका मतलब होता है रक्षा, हिफाजत। तो 1948 में जब इजराइल एक देश के रूप में स्थापित होता है तो इसी हगाना का नया रूप हो गया मोसाद। तो मोसाद इसी हगाना का नया रूप हो जाता 1949 में। अब है कि ये जो मोसाद की स्थापना होता है उसका उद्देश्य क्या रखा जाता है? तो उद्देश्य पहला इसका होता है कि विदेशों में जासूसी करना, और जो दूसरा उद्देश्य होता है वह है आतंकवाद विरोधी अभियानों को संपन्न करना। तो ये 2 इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है मोसाद का। अब है कि इसके काम करने का तरीका क्या है? तो यह जो काम करता है वो एक स्पेशल, मतलब विशिष्ट कानूनी मापदंडों के तहत यह काम करता है। विशिष्ट कानूनी मापदंडों के अंतर्गत काम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इजराइल का जो अपना सामान्य कानून व्यवस्था है उससे हट करके भी यह काम कर सकता है
उसके ऊपर कोई जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब क्या है कि मोसाद जो है अपने अभियानों के लिए इजराइल की कानूनी संरचना से ऊपर है, कहने का मतलब यही होता है। अब है क्या कि यह जो काम करता है वह बहुत ही खतरनाक और गुप्त तरीके से काम करता है। और इसकी यह जो संगठन है मतलब मोसाद जो है, उस मोसाद के अंतर्गत 8 अलग अलग विभाग हैं और 8 विभागों का अलग अलग जो है जिम्मेवारी तय है। और यह जो रिपोर्टिंग करता है वह अपने देश के मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। और ऐसी बात नहीं है कि स्थापना के समय से ही प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करता है। जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय यह अपना रिपोर्ट दिया करता था विदेश मंत्रालय को। लेकिन 1951 आने के बाद मतलब 2 साल के बाद इसको प्रधानमंत्री के अधीन कर दिया गया। तो इस तरह से यह अपने कामकाज के लिए सीधे जिम्मेवार है इजरायली प्रधानमंत्री के प्रति। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। अब अगर हम देखें जो है मैप के आधार पर इसको हम मैप पर देखें तो ये देखिए इजराइल है। ये जो केले के आकार का बोले या चप्पल के आकार का बोले, यही जो है आपको इजराइल है। और ये इजराइल चूँकि अलग से दिखाया गया है इसलिए इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, जबकि इसका जो आकार है वह इतना छोटा है। ये देखिए मध्य पूर्व का जो है सो मैप है। तो मध्य पूर्व का जो मैप है वो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है। इजराइल के ऊपर में मतलब उत्तर में जो है लेबनान है और उसके बाद जो है सीरिया है और जो है उसके बाद यहाँ पर जॉर्डन है और नीचे जो है आपको लगा हुआ जो है सो सऊदी अरब है और इधर जो है मिस्र है और इधर पश्चिम की तरफ जो है भूमध्य सागर है। कहने का मतलब क्या है कि इजराइल के उत्तर में यहाँ पर लेबनान है और फिर उत्तर में जो है सो आपको सीरिया है। उसके बाद जो है पूरब में जो है जॉर्डन है और नीचे दक्षिण पूरब में सऊदी अरब है। जबकि जो है सो आपको दक्षिण पश्चिम में मिस्र है और पश्चिम में आपको भूमध्य सागर है और सीधे दक्षिण देखिए तो इसके लाल सागर है। तो ये इसका जो है सो चौहद्दी पड़ जाता है। तो अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर इजराइल को देखा जाए तो बहुत ही छोटा देश नज़र आता है। जबकि ईरान को देखिए, ये ईरान है। ईरान भारत का आधे क्षेत्रफल के बराबर हैसियत रखता है, जबकि ये जो आपको इजराइल है वह ईरान से 75 से 80 गुना छोटा हो जाता है। तो ये जो है सो आपको इसकी अवस्था रहता है। अब अगर हम देखें कि इसका जो है आपको कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो आपको मोसाद इतना फेमस है जिसके बल पर इजराइल अब तक अपना अस्तित्व बचाए हुए है और ख़ास करके मध्य पूर्व के देश मतलब अरब देशों पर अपना दाब धौंस दिखाता रहा है। उसका क्या कुछ उपलब्धि रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मोसाद के द्वारा किया गया कुछ प्रमुख ऑपरेशन या कहें कि अभियान या कारनामा क्या है। तो पहला जो आपको इसका दिखाई पड़ता है अभियान, वो होता है आपको एडोल्फ आइसमैन के खिलाफ अभियान चलाना। एडोल्फ आइसमैन का अपन जो है सो अब के अभियान क्या होता कब होता है, यह 1960 में होता है। तो एडोल्फ आइसमैन कौन था? एडोल्फ आइसमैन जो था आइसमैन, यह एक जर्मन जैसो लेफ्टिनेंट कमांडर था। और ये जो है अगर आप इसको देखें तो यही जो है आपको एडोल्फ आइसमैन है। यह जो है हिटलर के काल में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध के दौरान हम लोग जानते हैं कि लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डाल करके मार डाला था हिटलर ने। लेकिन इन 60 लाख यहूदियों को मारने में जो सबसे प्रमुख सूत्रधार का काम किया था वो यही लेफ्टिनेंट कर्नल आपको एडोल्फ आइसमैन था।
लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हिटलर जो है आत्महत्या करके मर गया, उसके बाद जब इन नाजियों पर युद्ध अपराध का केस जो है चलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया इन लोगों को खोजने लगी, तो ये भाग करके चला जाता है लैटिन अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में जाकर के यह छुपा हुआ था 1945 से। लेकिन जब 1960 आता है तो यही जो मोसाद था इजराइल, चूँकि हम जानते हैं कि इजराइल मुख्यतः यहूदियों का देश है, तो मोसाद ने इस जो है मुख्य अपराधी को खोजते खोजते अर्जेंटीना में 1960 में पकड़ा और वहाँ से इसका अपहरण कर किडनैप करके इजराइल लाया और इजराइल में ला करके 1962 में इस पर केस चला करके फांसी इसको दे दिया गया। तो इस तरह से एक बहुत ही जो है सो उल्लेखनीय उपलब्धि होता है कि एडोल्फ आइसमैन जो कि नाजी युद्ध अपराधी था, उसको जो है लंबे समय तक खोजते खोजते लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना से पकड़ करके लाता है 1960 में अपने देश। 2 साल उस पर केस चलता है और 1962 में इसको फांसी दिलाने में वह सफल होता है। अब उसके बाद जो है दूसरा उदाहरण होता है आपको कि जो है सो ऑपरेशन रेथ ऑफ गोट। तो ऑपरेशन रेथ ऑफ गोट यह कब चला था? ऑपरेशन रेथ ऑफ गोट चलाया जो है मोसाद ने 1972 में। होता क्या है कि जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर है म्यूनिख। म्यूनिख में ओलंपिक हो रहा था। उस ओलंपिक खेल के दौरान जो है कुछ लोगों ने 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी। और जब 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी म्यूनिख में, म्यूनिख जो है इसराइल जो है इसार नदी के किनारे बसा हुआ है और यह म्यूनिख बहुत ही फेमस है एक और बातों के लिए कि विश्व विख्यात जो BMW कार कंपनी है उसका मुख्यालय भी इसी म्यूनिख में है। तो यहाँ म्यूनिख में जो 11 इजरायली एथलीटों की हत्या की गई, तो मोसाद ने क्या किया कि इन हत्यारों को पूरी दुनिया में खोजना शुरू किया और दुनिया के हर एक क्षेत्रों से खोज करके इन हत्यारों को उसने समाप्त किया। तो ये दूसरा जो है सो इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि रहता है। फिर होता है हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाना। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ यह 2024 में अभियान चलाता है और हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वह लेबनान का सशस्त्र विद्रोही संगठन है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इसने अभियान चलाया और उस अभियान के अंतर्गत यह क्या करता है कि जिस जो है संचार उपकरणों को और पेजरों का उपयोग हिजबुल्लाह इजरायली सर्विलांस से बचने के लिए कर रहा था, उसी उपकरण और पेजर को इसने मोबाइल विस्फोटक उपकरणों में बदल डाला, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और जो है हिजबुल्लाह के बहुत से महत्वपूर्ण कमांडर और विद्रोही नेता मारे गए। यह जो है आपको 2024 में हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि ईरान के कुछ जो है सो प्रमुख वैज्ञानिकों और जो है आपको सुप्रीम लीडर की हत्या करता है। प्रमुख वैज्ञानिक ईरान का जो मारा जाता है इसके विशेष अभियान के अंतर्गत वह 2020 में मारा जाता है। 2020 में ईरान का प्रमुख वैज्ञानिक था मोहसिन फखरीजादे। मोहसिन फखरीजादे की भी हत्या मोसाद ने जो है सो किया। और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 28 फरवरी को जो अब युद्ध आरंभ होता है ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के द्वारा, तो इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी प्लस उनके साथ अन्य जो महत्वपूर्ण लीडर थे उसकी हत्या उसने अमेरिका के साथ मिलकर के कर दी। तो इस तरह से जो है ये प्रमुख 4-5 महान जो है सो आपको उसका सफल अभियान है। अब हम लोग आते हैं कि मोसाद जो इतना खतरनाक और मजबूत जासूसी संस्था है उसका भारत के साथ कैसा संबंध है। तो भारत के साथ जो है अनुभव जो बताता है वह बेहतर संबंध बताता है। तो भारत के साथ मोसाद का अच्छा संबंध रहा और इसका 2 बार उदाहरण देखने को मिलता है। एक बार 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बांग्लादेश के मुद्दे पर, तो उस समय, और दूसरा जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ उस समय। इन दोनों युद्धों के दौरान मोसाद ने भारत को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराया था।
तो ये जो है सो इस अनुभव बताता है कि मोसाद भारत को सहयोग किया है। अब अगर हम देखें कि जो मोसाद इतना खूंखार और मजबूत संस्था है पूरी दुनिया में, उसका क्या कोई फेमस जासूस रहा है? तो उसका फेमस जासूस जो है आपको सबसे फेमस जासूस उसका एक माना जाता है, वो कौन है? वो एली कोहेन है। एली कोहेन जो है, ये देखिए एली कोहेन है, एली कोहेन। तो एली कोहेन जो इज़राइल का जो मोसाद जासूस संस्था है, उसका यह सबसे फेमस सफल जो है जासूस माना जाता है। यह जो एली कोहेन था वो सीरिया में एक बिजनेसमैन के रूप में रह करके जासूसी कर रहा था, लेकिन 1965 में यह पकड़ा गया और फांसी पर वहाँ इसको लटका दिया गया। तो इस तरह से संक्षेप में मोसाद के बारे में जानकारी थी। अन्य मुद्दों पर हम लोग फिर दूसरे जो है सो दिन बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।